हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ विद अनुभा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियोस में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है। अब ये मैनेजमेंट आखिर एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है? तो इस मैनेजमेंट का नेचर क्या है, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं एक केस या फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से। मिस्टर सोनू निगम। सोनू निगम इज़ अ फेमस प्लेबैक सिंगर। आप सबने उनके गाए हुए गाने ज़रूर एंजॉय किए होंगे। सो द केस tells us that Mr. Sonu Nigam spends time for practice. He adds own creativity in his singing. And he has learnt music for years. After that only he has reached the height of success in the field of playback singing. अब जैसे मिस्टर सोनू निगम अपने फील्ड में इस तरह से इतनी मेहनत करते हैं अपने गाने के ऊपर, उसी तरह से मिस्टर राजीव जो कि मैनेजर हैं ABC लिमिटेड में, ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी, ही प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस which makes the employee happy and satisfied. They are appreciated on day-to-day basis. The employees are appreciated every day for their punctuality and efficiency. So we can say that Mr. Rajiv is using his own personalized way and creativity to make the employee happy and satisfied so that they can contribute maximum towards the achievement of goals, organizational goals. Now, the question in this case is identify the nature of management highlighted in the above case and also name other 2 aspects of the nature of management. तो जब हम देखते हैं कि हम ये कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे सोनू निगम जी अपने गानों के लिए प्रैक्टिस करते हैं या उनकी उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालते हैं, तो ये एक आर्ट है। म्यूज़िक इज़ एन आर्ट। तो यहाँ मिस्टर राजीव बे उसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हियर द फीचर और नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर इज़ आर्ट। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। और जो दूसरे 2 एस्पेक्ट्स हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के, वो है आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस और एज अ प्रोफेशन। अब हम देखते हैं ये तीनों जो कि हमने बोला अभी कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, एज एन आर्ट, एज अ साइंस और एज अ प्रोफेशन। तो इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर्ट की तरह हम इसे क्यों बोल सकते हैं, आर्ट के क्या फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट के फीचर्स उससे कॉमन है। तो आर्ट में पहला फीचर ये है कि इट हैज़ गॉट theoretical knowledge. There is a systematic body of knowledge to learn. There are books, literature, there are syllabus and institutes or schools where the various forms of art can be taught and learned. जैसे म्यूज़िक है, ड्रामा है, देन डांस है, ये सारे फॉर्म्स जो हैं आर्ट के वो सीखे जा सकते हैं। उसी तरह मैनेजमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो taught in the institutions. There is literature about it, books are there, business schools are there, management institutes are there. तो ये फीचर जो है वो मैनेजमेंट में भी है आर्ट की तरह। सेकेंड फीचर है आर्ट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नाउ व्हेन वी सी सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आर्ट म्यूज़िक। देयर आर 7 सुर ना, 7 सुर हैं और कुछ जो रागाज हैं उससे ही म्यूज़िशियन अलग अलग कॉम्पोजिशंस प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी हम देखते हैं म्यूज़िक मिस्टर RD बर्मन का या AR रहमान जी का, वो दोनों अलग अलग है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उन्होंने सीखा जो है, लिटरेचर जो पढ़ा है या म्यूज़िक जो सीखा है, वो भले ही एक जैसा था, लेकिन जब उन्होंने उस नॉलेज को अप्लाई किया है
तो उनका अपना उसमें पर्सनल टच है। इसी तरह मैनेजमेंट में भी है, जैसे कि हमने अपने ऊपर वाले केस में देखा कि मिस्टर राजीव जो है वो अपना ही तरीका यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी और सेटिस्फाइड रखने के लिए। देन थर्ड फीचर ऑफ आर्ट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो भी आर्ट फॉर्म्स हैं उसको हम देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं दे रिफाइन इट, दे पॉलिश इट बाय प्रैक्टिस एंड दे ऑल्सो ऐड टू इट विथ देयर ओन क्रिएटिविटी। किसी ने ड्राइंग सीखी है तो वो उसे जब प्रैक्टिस करता है तो वो उसमें और ज़्यादा फाइनेस अचीव करते जाता है। क्रिएटिविटी ऐड करता है तो वो बहुत ही नए नोवेल आइडियाज़ के साथ नए नए ड्राइंग या पेंटिंग बना पाता है। तो जिस तरह से आर्टिस्ट की प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी उसकी सक्सेस को डिटरमाइन करती है, वैसे ही मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स हैं वो भी उसे रिपीटेड प्रैक्टिस से रिफाइन करते हैं और क्रिएटिविटी से उसे बेटर बनाते हैं। तो वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज़ गॉट ऑल फीचर्स ऑफ art, so it can be called as pure art. Now let us see what are the features of science. Theoretical knowledge or systematic body of knowledge. So here also it is very clearly understood that there are schools, institutes, there are literature books for studying the प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। जो साइंस के बारे में हम जो व्हाट एंड वाई है वो हम जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो हम सीखते हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में। तो इसी तरह मैनेजमेंट भी सीखा जा सकता है। तो ये फीचर प्रेजेंट है। सेकेंड फीचर है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो कब और कैसे डिस्कवर किया गया, इसकी कहानी आप सब ने सुनी है। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है विद द फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री, एक बार में ही उसे लॉ नहीं बनाया गया, उसे बार बार ऑब्ज़र्व किया गया, रिपीटेडली उसको एक्सपेरिमेंट से उसको टेस्ट किया गया, उसके बाद वो एक लॉ बना या कोई थ्योरी जो बनती है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करने के बाद ही उसे हम एक प्रिंसिपल का रूप देते हैं। तो ये फीचर जो है पार्शली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इफ़ वी टेक इट, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट देयर शुड बी द बॉस one boss should be there to give orders to the subordinates, otherwise there can be chaos or confusion, disorder. So ये जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है वो भी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद ही डिराइव किया गया, बट उसका जो रिज़ल्ट है इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट इज़ नॉट फिक्स्ड और इट इज़ नॉट द सेम, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। इसीलिए हम ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ों को हम एकदम परफेक्ट या हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पार्शली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या कहता है कि जो साइंस के जितने प्रिंसिपल्स हैं दे आर ट्रू एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वेदर इट इज़ India or any other country, whatever facts we study in science will have the same result. It will be universally same or valid everywhere. ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम है या जो स्टीम इंजन का प्रिंसिपल है वो सेम है, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जैसे हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, देयर शुड बी प्रॉपर रेम्यूनरेशन फॉर द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन वो रेम्यूनरेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और भी दूसरे जो एग्जिस्टिंग जो इनकम स्ट्रक्चर है मार्केट में,
तो ये जो यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस बट इट इज़ इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस। Now let us see some features of this management as a profession. So existence of theoretical knowledge or presence of systematic body of knowledge, it is similar to what we have studied here in these two, art and science. Then a second feature is restricted entry. So in profession actually the person cannot practice, suppose हम बात करते हैं लॉ की ना, तो जो भी कोई लॉयर्स हैं वो जब तक कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तब तक दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज और दे कैन नॉट प्रैक्टिस एज द लॉयर। तो इसमें एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जो अपना मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, देर इज़ नो सच restriction to become a manager in any organization। ठीक है, उनको किसी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का पार्ट होना या रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसा कि मैंने अभी बताया, सपोज़ चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबरशिप होनी ज़रूरी है, तभी दे कैन बी कॉल्ड एज चार्टेड अकाउंटेंट। बट फॉर मैनेजर्स है उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, but it is not compulsory for them to be the member of that professional association. So this feature is also not present. Ethical code of conduct, अब जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वो उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चॉक डाउन करते हैं जिसको उन्हें फॉलो करना है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो ओथ लेते हैं ताकि कि वो अपनी सर्विस जो है वो ऑनेस्टली पेशेंट्स के लिए बहुत ही ऑनेस्टली वो फुलफ़िल करेंगे, ठीक है, फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। तो इस तरह का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है मैनेजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही उनके पास कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है या प्रोफेशनल एसोसिएशन से वो मेंबरशिप ज़रूरी नहीं है। तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो डिसाइड करता है, तो इसलिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाला फीचर उसमें भी नहीं है। देन सर्विस मोटिव, जो लॉयर्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, जबकि मैनेजर्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अपना सर्विसेज दे रहे हैं फॉर दैट दे आर बीइंग पेड, और वो जो है बहुत ही इकोनॉमिक है, मतलब जो फाइनेंशियल आस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है। तो सर्विस मोटिव जो है वो हालांकि गवर्नमेंट चाहती है या जो रेगुलेशंस या एथिकल कोड कहता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी सर्विस मोटिव है, बट दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट in the management as such. So we can say that management is not a full-fledged profession now, but it is on its path to become profession. ठीक है, now tip of the day is you can use colors, pictures, flow charts for making notes, which makes the notes attractive because it's a theoretical subject. अब जैसे मैंने यहाँ पे जो एक चार्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाया है, ये आपको ये पिक्चर याद रहेगा कि हम इस तरह से इसको जब लर्न करते हैं तो ये हमारी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रहता है। एज वेल एज इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर ड्यूरिंग एग्ज़ाम, क्योंकि जब आप इस तरह से आंसर करते हो फ्लो चार्ट से, सो द एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड instead of writing unnecessarily extra, you can show that in an instance anybody can know that you know the concept really very well. Thank you for watching. Please share with your friends the video if you find this useful. Happy learning. Keep watching. Thank you.